देखो भाई ऐसा है कि आप लोगों को अभी तक इस चैप्टर के अंदर ना 3 मेन चीज़ें करवाई गई हैं। वो आप जानते हैं, एक स्ट्रेन, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा चीज़ों को, ढंग से समझिएगा। मैंने आप लोगों को देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो समझा रखा भाई क्या होता है। लास्ट क्लास एक नई चीज़ हमने सीखी थी बच्चों। मैं सिंपली अगर बात करूं, कहाँ गया वो स्केल, आयन स्केल था ना यहाँ पर। अरे यार वो तो सही चीज मिली थी। देखो सिंपल सी चीज है भाई, मैं इसके ऊपर अभी क्या लगा रहा हूँ, स्ट्रेस। ये है बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ ना कुछ लग रहा होगा। ये तो है स्ट्रेस। अब इससे जो इसमें बदलाव आ रहा है वो बोलो क्या है, स्ट्रेन। तो मैंने जो अप्लाई करा वो था स्ट्रेस, और उससे जो उसमें चेंजेस आए वो बोलो क्या है, स्ट्रेन। ये आपको समझाया गया था और बताया गया था। जो लास्ट क्लास थी बच्चों, वो बड़ी स्पेशल क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसमें आप लोगों को एक लॉ सिखाया गया जिसका नाम है हुक्स लॉ। सो गाइस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा चुप रहें बिल्कुल और ध्यान से सुने इस चीज को। हुक्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस आता है ना, वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या बोले कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है इसका? जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना बोलो क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, है ना। अच्छे से पढ़ेगा, ढगलस पे बड़ा पूरा का पूरा गेट छपा हुआ आता है वीडियो में भी। ठीक है, चलिए क्लास विशेष बोर्ड में है भाई, बस दिख रहा है ना। आज क्या ऐसे चल रहा है जो अलग ट्यूबलाइट छप रही है, बोली ऐसे होता है। पता नहीं मेरे को आज बार इलेक्शन करना पहली बार। चलो कोई नहीं, इधर देखो क्लास बोर्ड पे। अरे भाई प्लीज, तो किसी बॉडी पे जितना ज्यादा आप स्ट्रेस देते हैं उतना ही ज्यादा उसमें बोलो क्या पैदा होता है, स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओ उतना बोलो क्या पैदा होगा, स्ट्रेन। लेकिन एक चीज कांस्टेंट होती है, इसको हम यहाँ पर के बोलते हैं, और इस के को हमने नाम दिया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो के है वो एक्चुअली में स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है ना, ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो से पता चलता है। अब आप कहोगे सर कैसे, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब क्या है कि सोचिए किसी भी बॉडी का अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब क्या है जरा बताओ। जरा मैंने लास्ट क्लास सिखाया था आप लोगों को कि उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस लगा होगा और कम स्ट्रेन हुआ होगा। भाई ये चीज ज्यादा होने का मतलब मैथमेटिकली समझाओ मुझे क्या है। ये चीज ज्यादा कब होगी, जब ये ज्यादा होगा और ये बोलो क्या होगा, कम। तो बोले ऐसी बॉडीज की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसी बॉडीज ज्यादा इलास्टिक मानी गई है जिनमें बहुत बड़ा स्ट्रेस लगाया जाए बट स्ट्रेन बहुत कम हो, ये ज्यादा इलास्टिक बॉडीज होती है। मैंने इसका रीजन भी आपको समझाया था बच्चों, याद करिए। लेकिन ऐसी कोई बॉडी जिसपे हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया, जैसे मान लो उसका के कम है, के कम होने का मतलब क्या, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, कम स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन ज्यादा पैदा होगा। रबड़ जैसे कि रबड़ के ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाओगे बहुत बड़ा स्ट्रेन पैदा होगा। ये बॉडी ज्यादा इलास्टिक नहीं है बच्चों, कम इलास्टिक है, थोड़ी देर बाद टूट जाएगी। ज्यादा इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि खिंच जाए ज्यादा। ये मिस इंटरप्रिटेशन बच्चों से चल रही है कि जो चीज ज्यादा खिंच रही है वो ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। जो चीज ज्यादा लंबे समय तक टिकी रही अंडर द लोड, ज्यादा लंबे फोर्स तक उसने अपने आप को स्ट्रेच करा और बाद में अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन भी कर लिया, ऐसी बॉडीज को बोलेंगे ज्यादा इलास्टिक। रबड़ का सीन क्या है, रबड़ को थोड़ा सा खींचते हो, खींचती बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फोर्स के बाद टूट जाती है। अरे होता है कि नहीं होता? मिटोने वाली रबड़ ले लो, चाहे कैसी भी रबड़ ले लो, थोड़ी देर फोर्स लगाओगे, कुछ फोर्स के बाद तो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, खींचेगी बहुत ज्यादा लेकिन ब्रेक जल्दी हो जाएगी। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? बट यही तुम किसी और सॉलिड के ऊपर अगर यही चीज कर रहे हो तो एक अच्छा खासा फोर्स लगाओगे, भले ही वो खींचे कम लेकिन टूटेगी उतनी जल्दी नहीं भाई। तो मेरी बात को समझिए कि जो हम इलास्टिक की बातें आज तक करते आ रहे हैं वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट है कि चीजें जो ज्यादा खींच रही हैं वो ज्यादा इलास्टिक है और जो कम खींच रही है वो कम इलास्टिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादा इलास्टिक उन्हें कहा गया, ज्यादा इलास्टिक उन्हें कहा गया जिनके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस लगाया जाए बट स्ट्रेन बहुत कम पैदा हो, ऐसी बॉडी ज्यादा इलास्टिक होती है। स्टील के वायर के ऊपर मैंने बहुत बड़ा लोड हैंग किया, बस थोड़ा सा स्ट्रेच आया, 0.1 मीटर का स्ट्रेच आया, बहुत अच्छा इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट रबड़ की वायर के ऊपर मैंने क्या करा, वही 100 kg हैंग किया और ये स्ट्रेच करके 0.5 मीटर से, तो हम बोलेंगे ये थोड़ी सी कम इलास्टिक है, ये जल्दी ही टूट जाएगी, जल्दी ही टूट जाएगी। जो थोड़े से फोर्स से ज्यादा खिंच गई वो जल्दी टूटेगी और जो उतने ही फोर्स से कम खिंची वो देर में टूटेगी। ये बात तो समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। भाई कोई भी चीज खींचने के बाद टूटेगी भी तो ना, तो ये जल्दी टूटेगी और ये कम देर में टूटेगी। तो ज्यादा इलास्टिक कौन सी है? ज्यादा इलास्टिक ये है क्योंकि ज्यादा लोड बियर कर सकती है अपने ऊपर, ज्यादा लोड बियर कर सकती है। इसलिए कहा गया कि वो चीजें ज्यादा इलास्टिक होती है जिनके ऊपर हाईयर स्ट्रेस हो,
मतलब ये ज्यादा कब होता है जब हाई स्ट्रेस और कम स्ट्रेन। तो ऐसी बॉडीज को ज्यादा इलास्टिक कहा गया जिनपे बड़ा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेन कम पैदा होता है ना। नहीं आई बात समझ में? सिंपल है यानी। फिर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर दी अगले पेज पे 3 तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज होती हैं। बोलो क्या? एक यंग्स मॉड्यूलस, एक बल्क मॉड्यूलस और एक बोलो क्या? शीयरिंग मॉड्यूलस। बिल्कुल उन्हीं के जैसे नाम हो गए इनके। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा बच्चों? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है। जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है तो यंग्स मॉड्यूलस बुला देते हैं। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो बल्क मॉड्यूलस बुला देते हैं। और शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन होता है तो क्या होते हैं? शीयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बुला देते हैं। नहीं है बात समझिए? अब आपने किसी वायर की L लेंथ थी, उसके ऊपर एक लोड हैंग किया, उसकी लेंथ डेल्टा L बढ़ गई, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, उसका एरिया A है, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन A है, आपको पता है, फोर्स आप F लगा रहे हैं। तो भैया सारी बातें आप लोग जानते हो कि कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। तो F/A आपने स्ट्रेस लगाया, कितना स्ट्रेन पैदा हुआ? डेल्टा L/L। बोले तो नहीं है स्ट्रेन का फॉर्मूला, डेल्टा L/L। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FL अपॉन डेल्टा LA। सिंपल, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा बताना जरा, किसी मटेरियल का अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, इधर भाई कार्तिक, किसी मटेरियल का अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कि उसके ऊपर बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी लगेगा तो उसके अंदर बहुत कम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा होता होगा। अब देखिए यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस है? यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है? स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है। अब स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि भैया इसके ऊपर बहुत ज्यादा यंग्स मॉडुलस का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रेस भी लगाते होंगे तो बहुत कम स्ट्रेन पैदा होता होगा। तो स्टील की वायर पे जो हमारी क्या बोलते हैं प्लेन वायर्स होती हैं वो स्टील की बनाई जाएंगी। क्यों भाई? क्योंकि उनकी यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब उनमें बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी लगाऊंगा तो बहुत कम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा होगा, वो बहुत कम खींचेगी। हम चाहते हैं ऐसे, हम ऐसे नहीं चाहते जिसका जैसे मान लो कि कोई और मटेरियल ले लो, जैसे एल्यूमिनियम ले लो। अब एल्यूमिनियम के वायर का यंग्स मॉडुलस 70 है, स्टील के मुकाबले तो बहुत कम है। तो एल्यूमिनियम की अगर मैं वायर लेता ना, तो अगर मैं उसके ऊपर स्ट्रेस डालता, क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस कम है तो उसके ऊपर स्ट्रेस कम होने पर भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता, तो वो ज्यादा खींच जाती है और टूटने का खतरा बना रहता है। बोला है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि हमारा मटेरियल ऐसा हो कि अंडर वेरी हाई स्ट्रेस बड़ा लो स्ट्रेन पैदा करे, इसलिए इसके लिए उसका यंग्स मॉडुलस बोलो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सो हायर यंग्स मॉडुलस का मतलब मैंने आपको समझा दिया था भाई लास्ट क्लास में, ठीक है? तो ये तो मैंने लास्ट क्लास का रिपीट करवा रहा हूँ, कुछ भी मैंने नया नहीं पढ़ाया। याद आ रहा है कुछ? ऐसे मैंने तुम्हें बल्क मॉडुलस कराया था। बल्क मॉडुलस क्या था बोलो? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? F अपॉन A, भाई जितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया पे, सिखा गया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, बल्क मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब बताओ क्या है? किसी बॉडी का बल्क मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब जो वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, और उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बड़ा कम पैदा हुआ। जैसे कि आपकी घरों की जो दीवारें बनी हुई हैं, मैंने बोला था ईंटों से बनी हुई है, और ये जो ईंटें हैं, ये जो ब्रिक है, इन ब्रिक्स का जो ये बल्क मॉडुलस है काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा होने का मतलब ये है कि जब इनके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पैदा होता है, जब इनके वॉल्यूम कंप्रेस करने के लिए बहुत बड़ा फोर्स पैदा होता है, तो बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लग जाए बट इनमें स्ट्रेन बहुत कम पैदा होगा, तभी तो इनका बल्क मॉडुलस आता है। मतलब कि अंडर अ वेरी हाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दे प्रोड्यूस अ वेरी लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बहुत ही कम वॉल्यूम में चेंज करते हैं अपने अंदर। बट यही मैंने आपको बताया था कि घर के जो सोफे या गद्दे आपको लेने हैं, आप चाहते हैं कि उनका बल्क मॉडुलस कम हो। बल्क मॉडुलस कम होने का मतलब क्या? कि उनके ऊपर थोड़ा सा भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगे तो बढ़िया सा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें आ जाए। आप चाहते हैं कि घर का गद्दा ऐसा हो कि जैसे इसको बैठे ऐसे ऐसे दब जाए, चाहते कि नहीं चाहते? सोफा हो दब जाए। कंक्रीट जैसे तो कोई नहीं चाहता ना कि उसके ऊपर बैठे स्ट्रेस लगाए लेकिन कोई भी स्ट्रेन पैदा नहीं होगा, है ना? तो आप चाहते हैं कि बेसिकली घर के गद्दों का बल्क मॉडुलस कम हो, यानी बहुत कम स्ट्रेस लगाए तो भी स्ट्रेन बढ़िया पैदा हो उसके ऊपर। बोले है कि नहीं? तो बल्क मॉडुलस कम और ज्यादा का मतलब भी मैंने आप लोगों को बच्चों लास्ट क्लास सिखाया था। नहीं आ रहा कुछ भी याद से? और ऐसे ही बच्चों शेयर मॉडुलस का था, बच्चों शेयर मॉडुलस का रेशियो। अब तो सारा खेल क्वेश्चंस के ऊपर है, जो क्वेश्चंस बनाएंगे तो कहानी समझ में आएगी। शुरू करें क्वेश्चंस? एनसीईआरटी बुक दिखाओ, पिछला देखो सारा पढ़ लो तब मजा आएगा करने में। सो गाइस, अरे चैप्टर में अब तक क्या क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? लिखो भाई क्वेश्चन। चलिए भाई, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है 8.1 ना? यस सर। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल इसी के ऊपर है। कहता है एक स्ट्रक्चरल स्टील रोड है, बच्चों बोर्ड पे देखिए, हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm
चलिए भाई क्लास बोर्ड पे देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे भाई। क्लास बोर्ड पे कहता है कि एक स्ट्रक्चरल स्टील रोड है जिसके पास रेडियस है 10 mm। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। एक स्टील रोड है, बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए, समझो पहले। एक स्टील रोड है जिसकी जो रेडियस है, रेडियस समझते क्या होती है भाई? ये गोल वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, गोल वायर का यहाँ पर प्रोजेक्शन है तो इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ। तो कितना रेडियस है बोलो इसका? ये होता है बच्चों रेडियस। तो रेडियस बोलो कितना है? 10 mm। अच्छा आपको पता है सारी चीजें मीटर्स में लानी पड़ेगी, तो एक बार याद कर लीजिए, हमेशा के लिए इस चीज को याद रखिएगा। 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर्स होते हैं। 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर्स होते हैं। तो 10 mm में कितने होंगे बताओ जरा? 10 गुना में 10 की पावर -3 मीटर, यानी बोलो कितना? 10 की पावर -2 मीटर। लिखो मत, फिर यही चीजें मिस होती है। फिर मैं तुम्हें टेस्ट में देता हूँ, बच्चे रेडियस 10 लेके कर रहे हो सॉल्व, तो बड़ा गुस्सा आता है। क्लास में जब बता रहे थे तब ध्यान नहीं था। रेडियस 10 mm है, ऐसे यूनिट तो मीटर है ना, तो मीटर में लेंगे ना भाई। तो रेडियस हो गया इतना। अब क्या बोलते हैं आगे? कहते हैं इसकी लेंथ है बच्चों 1 मीटर। इसकी लेंथ है 1 मीटर। चलो ये भी ठीक है। कहते हैं इसके ऊपर हमने 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का मतलब क्या? 100 × 1000 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हो जाएगा ये 1 लाख ना। तो हमने इसके ऊपर कितना फोर्स हैंग किया हुआ है बताओ जरा सा बच्चे? तो हमने इसके ऊपर कितने का फोर्स हैंग किया हुआ है? 1 लाख न्यूटन का। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार 100 के पीछे 1000 कर दिया मैंने बस, तो 1 लाख न्यूटन हो गया। समझ नहीं है? 1 लाख न्यूटन का फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एलोंगेट भी करेगी। सो कुछ ना कुछ इसमें एलोंगेशन आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते सब बच्चे? उसका सवाल है कि बताइए कितना बड़ा एलोंगेशन आएगा। क्वेश्चन क्लियर? कितना बड़ा एलोंगेशन आएगा, कितना बड़ा स्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? और आपको दे देते हैं हम यंग्स मॉडल्स दे देते हैं 2 × 10 की पावर 11 है स्टील मटेरियल। क्वेश्चन क्लियर है कि सब बच्चों को? दोबारा सुनिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को पता है कि स्टील की रोड है मेरे पास, उसकी लेंथ दी हुई है, उसका रेडियस दिया हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे सर रेडियस क्यों दिया हुआ है? चिंता मत करिए, रेडियस का भी मैं आपको बताऊंगा। रेडियस का क्या रोल है भैया? आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे पास कोई गोल चीज यहाँ पर गोल वायर जैसा कुछ है, चलिए ये मेरे पास गोल वायर है ना, स्टील की वायर ऐसे करके हम लगा रखी। तो मुझे बताओ जरा इसका रेडियस देने का क्या पर्पस है? एक्चुअली में एरिया ऑफ प्रोजेक्शन तो यही है ना जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और ये एरिया बोलो कैसा होगा? सर्कल जैसा। और सर्कल का एरिया बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ना वो पाई आर स्क्वायर है। और मुझे बताइए कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट, कितना फोर्स इसके 1 यूनिट एरिया पे लग रहा है। इसका पूरा एरिया कुछ ना कुछ है, बट 1 यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है वो बोलो क्या होता है? स्ट्रेस होता है। वो बोलो क्या होता है? तो मुझे इसका एरिया तो चाहिए ना। लक्षित नहीं है बात समझे? फोर्स मुझे पता है, मुझे एरिया डायरेक्ट नहीं पता, एरिया का रेडियस दिया होगा बस। तो रेडियस से मैं क्या निकाल रहा हूं? पाई आर स्क्वायर लगाऊं। क्या लगाऊंगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का यही होता है भैया। तो उससे एरिया आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया करके बोलो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। अरे नहीं है, पक्की बात है? मुश्किल लगी वाली चीज? तो सब बच्चे मुझे बताओ फटाफट से, ए क्लास प्लीज, पहली चीज मुझे बताओ मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं? स्ट्रेस। बोलो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे बताओ जरा फोर्स की वैल्यू कितनी है बोलो? फोर्स तो हो गया 1 लाख। एरिया बोलो क्या होगा? तो बोलो कितना आ गया? 1 लाख अपॉन में पाई। और आर की वैल्यू कितनी बोलो? 10 की पावर -2 का स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 पाई। ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। और 10 की पावर 4 और ये कितना? 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 9 अपॉन में बोलो क्या? पाई। इतने का बेसिकली स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
समझ नहीं आया सर हमें तो बिल्कुल भी समझने जैसा इसमें कुछ है नहीं, खास कुछ मुश्किल चीज है ही नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है जरा बताओ भाई, आप लोगों को पढ़ाया गया स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। नहीं आया क्या समझ में तुम लोगों को? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन करा रहा हूं भाई मैं। हेलो चलिए क्लास। सो गाइज you know that कि stress is nothing but it's a force per unit area. We have a force, we have a area through the radius pi r square and calculate का आंसर आ गया। लास्ट में मत भागिए पेपर के टाइम में न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। सेकंड बोलो क्या आता है क्लास? सेकंड क्या आता है? सेकंड है एलोंगेशन। एलोंगेशन है डेल्टा एल कितना हुआ भाई, कितने से एलोंगेट हुई। अब डेल्टा एल कैसे निकालूं? तो कहेंगे सर डेल्टा एल तो फॉर्मूले में स्ट्रेन के फॉर्मूले में होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। लेकिन यार स्ट्रेन भी तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत बड़े सुमित, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताओगे? सर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में स्ट्रेन। मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ है, रटने की जरूरत क्या है फॉर्मूला? सर हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन में बोलो क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है एफ बाय ए, स्ट्रेन बोलो क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। तो मुझे सब बच्चे बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? एफ एल अपॉन में बोलो क्या? ए डेल्टा एल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी बोलो भाई, बोलो बोलो। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या वैल्यू पता है? यंग्स पता है, लेंथ पता है, ओरिजिनल एरिया पता है? पता है सर पाई आर स्क्वायर से। डेल्टा एल निकालना है, एफ पता है, सारे फैक्टर्स पता है। बोलो क्या निकालना है? डेल्टा एल। क्या निकालना है बोलो? तो मैं बोलूंगा डेल्टा एल का सर फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? सर डेल्टा एल आएगा एक तरीके से एफ एल अपॉन में बोलो क्या? ए गामा। एफ एल अपॉन में ए गामा। अरे सही है कि नहीं बताओ जरा। और मुझे बताओ जरा एरिया कैसे निकलेगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बोलो? तो भैया अब ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, सारी कैलकुलेशंस मैं नहीं कराऊंगा। फोर्स बोलो कितना है बच्चों? 1 लाख। लेंथ बोलो कितनी? 1 यूनिट। पाई को पाई ही रहने दो, आर है 10 की पावर -2 का स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस है बच्चों 2 गुना में 10 की पावर 11। मुझे नहीं लगता कि कोई इसको कैलकुलेट करने में कोई खास समस्या आने वाली है यार। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है क्या? बहुत सारे 10 की पावर ही हैं, बस नीचे 2 पाई तो है नहीं यार समझ में बात। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हारा क्या पता लग जाएगा? कितने का लेंथ एलोंगेट हुआ, कितने की लेंथ में चेंज आया। जैसे ही लेंथ में चेंज पता लग गया, तीसरा पार्ट तो भैया देखते ही हो गया। तीसरा पार्ट बोला है स्ट्रेन। क्या बोला बोलो? अब तुम मुझे बताना स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। और डेल्टा एल बाय एल है तो इसका मतलब बोलो कितना आएगा? तो डेल्टा एल तुम लोगों ने अभी निकाल लिया है। अरे डेल्टा एल तो अभी निकाल लिया, समझ नहीं आ रहा। डेल्टा एल आपने निकाल लिया है, एल आपको पता है, बोलो स्ट्रेन आ जाएगा। एल वैल्यू 1 है, मतलब जितना डेल्टा एल आएगा उतना स्ट्रेन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई खास मुश्किल लगा? नहीं ना? पक्का नोट कर लो। क्या हो गया? क्या परेशानी हो रही है? क्यों तंग कर रहे हो भाई इस लड़की को? क्या चीज? परसेंटेज में निकाल दिया, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो चेंज परसेंटेज में निकाल रहा है। निकालना चाहो निकाल दो, मैं जरूरी नहीं। चलिए मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस चैप्टर के। करोगे ट्राई? चलिए क्वेश्चन लिखिए, दे दूं भाई अगले पेज पे? अरे करोगे ट्राई? चलिए लिखिए क्वेश्चन, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी करेगा। गर्ल्स साइड से आंसर पहले आएगा या बॉयज साइड से? अ वायर, देखते हैं जल्दी कौन करेगा भाई। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू
double its length. A wire is stretched to double its length. What will be the value of longitudinal strain? बोलो भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं किसका आंसर पहले आएगा. What will be the value of longitudinal strain? हाफ, आधा आंसर है. हाफ टाइम्स. भाई क्वेश्चन, ओए शिवम तेरे लिए भी क्वेश्चन है भैया. मैं और भी क्वेश्चन निकाल रहा हूं. हाँ भाई, बॉयज की तरफ से 2 आंसर आ रहे हैं. 2 आंसर है भाई, लॉक कर दिया जाए. लक्षित, क्लास में एक आंसर 2 है, एक आंसर हाफ है. 2 सोच लो. काजल हाफ आएगा. खुशी, तो अभी तक मैं ये बता दूं ना, बॉयज का आंसर करेक्ट है ना गर्ल्स का आंसर करेक्ट है. दोनों का गलत है. 1 है भाई. ताली बजाओ स्वयं के लिए भाई, इस लड़के के लिए ताली बजाओ. बहुत अच्छे. राइट आंसर इज 1. अरे बजा दो भैया तालियां. स्वयं कैसे 1 है बताएगा, एक्सप्लेन करेगा. नहीं, ए सुनने दो, आ गया था बताया करो ना. फिर कैसे आएगा 1 स्वयं? 12 माइनस एल बाई एल. देखिए आप लोग ना इस क्वेश्चन में एक गलती करते हैं. आपको उसने क्वेश्चन में ये बोला कि एक वायर को ना, सुनो भाई, जो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे थे क्वेश्चन को ये सोच के कि हमसे तो होगा ही नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तभी दिमाग खुलेगा. जंग लग जाएगा इसको, नहीं तो ऑलरेडी लगा पड़ा है बहुत समय से. इसको चलाने की कोशिश करा करो. जब क्वेश्चन मिले ना, ये इंतजार मत करा करो कि सर कराने वाले हैं, कोई मेरा साथ का दोस्त कर देगा, कोई इधर से कर देगा गर्ल्स साइड से, कोई बॉयज कर देगा. ऐसा मत करिए. आप अपना भी तो दिमाग चलाओ ना. ये आप बड़ा नेगेटिव अपने दिमाग में थॉट बना के बैठे हुए कि मुझसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल होगा ही नहीं, कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं करा तो मुझसे बनेगा ही नहीं. ये थॉट अपने दिमाग से पहले हटा दो, फिर क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे. कोशिश करा करो. ऐसे नहीं आपका मतलब आईक्यू लेवल थोड़ा ठीक होगा जब तक कोशिश नहीं करोगे. तो मुझे तुम एक बात बताओ, कहते हैं कि वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ. एक वायर को ना बढ़ा के खींच के अपनी लेंथ का दुगना कर दिया. यार एक बात बताओ ना, अगर किसी को खींच के दुगना कर दिया, पहले एल थी और अब वो खींच के दुगनी हो गई है, स्ट्रेच करके वो 2L हो चुकी है, अब वो 2L हो चुकी है. तो कितना चेंज आया लेंथ में? L का, 2L का नहीं आया भाई. आप जानते हैं कि जब स्ट्रेन आपको निकालना पड़ेगा तो मुझे बताना जरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L बाय में क्या. और मुझे तुम बताओ कि अगर तुमने लेंथ को खींच के दुगना कर दिया है तो पहले से L थी, चेंज कितने का आया? बोलो L का. चेंज कितने का आया? आप बार बार चेंज में क्या पुट कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे? 2L. ये गलती है. कितने का चेंज आया? बोलो L का, क्योंकि आपने डबल करा है. तो बोलो 2L का चेंज ना आके बोलो कितने का चेंज है? L का. ओरिजिनल लेंथ भी बोलो कितनी है? L, क्योंकि आपने बोला 2L कर दिया. तो यार पहले से L थी और जो चेंज आया वो भी कितने का आया? बोलो L का आया, तब जाके वो पूरा 2L हुआ. तो चेंज L का, ओरिजिनल भी L, कट के आंसर बोलो कितना आ गया? 1 आ गया. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इस केस का कितना होगा? 1. ठीक नहीं आया? पक्की बात है? एक और लिखो. चलो ये क्वेश्चन सब बच्चे ट्राई करो. A mass of 5 kg is hung from a
चलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे भाई इसको। करना भाई, जल्दी करना, लेकिन जल्दी। फोर्स mg, हाँ mg, m मास होता है mg। करो भाई। डन बच्चों? हाँ हाँ करो, ट्राई करो। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चाहे हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन वैल्यू समझ में आ गई कहाँ पुट करनी है, वो समझ में आ गया ना, वो जरूरी है।
चलिए सो क्लास एक क्वेश्चन और है, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को, पहले ढंग से सुनिएगा क्लास। ओ भाई शोर क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? देखो वैसे इस क्वेश्चन की उम्मीद थोड़ी कम रहती है, लेकिन हमने ऐसी एक आध उम्मीद छोड़ी थी पिछली बार और वो 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो मैं इस बार चांस नहीं ले रहा हूँ, कर लेते हैं, है ना। जो छोड़ा था वही आ गया, बाकी करा हुआ तो आया था, लेकिन जो छोड़ा था वो भी आ गया, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो मुझे लगेगा नहीं छोड़ना तो मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे आओ, ए क्लास बोर्ड पे देखो क्वेश्चन क्या है। मैं आपको बस वैल्यू समझा रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में टाइम लगेगा। इधर भाई बातें नहीं, खुशी वंशिका। क्वेश्चन ये कि एक मास है 5 kg का, इज हंग फ्रॉम अ कॉपर वायर। बच्चों प्लीज, एक 5 kg का मास है, उसको हमने किसी कॉपर वायर से हैंग कर रखा है। अब समझिएगा 5 kg का मास का मतलब बड़ा क्लियर समझ में आता है कि नीचे की तरफ फोर्स होएगा mg, यानी 5 गुना 50 न्यूटन का तो फोर्स हो गया। क्लास ए पीछे ये देखो, 50 न्यूटन का तो फोर्स हो गया। अच्छा डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 1 mm। आप जानते हैं कि ऐसे में रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 mm, और आप जानते हैं कि इसी 5 mm को सर लिखने वाले हैं 10⁻³ मीटर्स। कोई समस्या? ओ भाई क्या हो गया इसमें? रेडियस तो आधा होता है, ये तो नहीं टेंशन है, सही चल रहा है। अच्छा इसी को ए क्लास प्लीज बातें नहीं करनी यार। देखो अगला क्वेश्चन करना है तो हमें इसमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन, और बड़ा जरूरी है वो भी। सो ये 0.5 को थोड़ा और सही लिख लो तो नीचे आएगा, पॉइंट ना हो तो नीचे 10 आएगा, और 10⁻1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये पूरा बन जाएगा 5 गुना में 10⁻⁻4 मीटर। ये लिखने में सही लग रहा है भाई मुझे। अब आ जाओ क्वेश्चन में, आगे क्या बोलता है। इसकी लेंथ बोलो कितनी है? मेरे को लगता है सारे पैरामीटर देखते ही पकड़ में आ गए होंगे कौन क्या दिया हुआ है। कह रहे एक्सटेंशन कैलकुलेट करो, मतलब डेल्टा एल कैलकुलेट करो, और यंग्स मॉडुलस हम आपको देने कितना 1.1 × 10⁻11। तुम सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सारी वैल्यूज मिल जाने के बाद नहीं आइडिया लगता कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है? क्या था बोलो? F/A अपॉन डेल्टा L/L। तो जो F/A का A होता है वो तो नीचे आ जाता है, और डेल्टा L/L का L ऊपर चला जाता है। क्या क्या पता है वो चेक करो। यंग्स पता है? पता है। फोर्स पता है? पता है। L पता है। एरिया सर πr² से निकल जाएगा, R में दिया हुआ है। अब बताओ क्या मुश्किल था इसके अंदर? सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल थी कि डेल्टा L बराबर आ जाएगा FL अपॉन में बोलो क्या AY। तो फोर्स आप बोलोगे बच्चों 50, लेंथ कितनी बोलोगे 2, एरिया कितना बोलोगे πr²। तो R बोलो कितना बच्चों 5 गुना में 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस 1.1 × 10⁻11। कैलकुलेशन ही बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। मेरे को लगता है आप कर लेंगे। सही बात है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हर बार वायर्स के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो क्या लेंथ जरूरी कि बढ़े? हम अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो लेंथ घट भी सकती है। देखिए इसका जो स्ट्रेन का मतलब है ना, इसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि चीजें बढ़नी है, लेंथ बढ़ना है, वॉल्यूम बढ़ना है। अरे आप किसी गद्दे बैठेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा ना, ऐसी किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो लेंथ घट भी सकती है। तो स्ट्रेन से मतलब है, चाहे वो बढ़ता हुआ स्ट्रेन हो चाहे वो घटता हुआ स्ट्रेन हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं इसके लिए तुम्हें एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड में हो। क्वेश्चन नहीं पूरा बोर्ड ले लिया इस वाले ने, लेकिन कोई नहीं, समझाएंगे इसी जगह पे ही करने की कोशिश करेंगे इसको। सबकी नजरें बोर्ड पे हो भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बाद में मत बोलना। फिर यहाँ पर क्या है, सर्कस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि एक इस तरह का मतलब उन्होंने पिरामिड बना रखा है, ह्यूमन पिरामिड। इधर भाई शिवम क्या बिजी हो गया? क्या करने में बिजी हो गया? ह्यूमन पिरामिड। अब ये ह्यूमन पिरामिड कैसा है देखो, बुक्स में बड़ा दिया हुआ है, बुक्स में बड़ा धुंधला धुंधला दिया हुआ है। मैं हल्का सा आपको आइडिया करके बना देता हूँ। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग तो देखो ऐसी बनेगी मुझसे। ड्राइंग तो भाई मेरी ऐसी है, मैं क्या करूँ? बहुत सही है, पैर तो बहुत बड़े हो गए। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या है ना, सुनो, ओए ये बेसिकली एक आदमी है। ये नीचे बेसिकली अपनी बैक के सपोर्ट में लेटा हुआ है, और इसने अपने दोनों पैरों को ऐसे करा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा,
इन दोनों पैरों के ऊपर जो है बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हो रखे। अरे ऐसा बन सकता है? ऐसा कुछ सर्कस टाइप चल रहा है भाई, सर्कस टाइप चल रहा है। तो उसने सारा का सारा जो लोड है वो कहां पर लिया हुआ है? अपने पैरों पर, समझिएगा। और पैरों में एक सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी की जिसको हम फीमर बुलाते हैं, पता है आप लोगों को? अरे पता है बाय वाले बच्चों, है ना? तो ए बच्चों देखो भाई, क्लास डिस्कशन बंद करो, टॉपिक पे आ जाओ वापस से, या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फिर टेंशन में आओगे कि सर क्या आ गए। तो सिचुएशन ये है भाई, इस आदमी के पैरों पर ये सारा का सारा वजन है, और जब ये इसके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ ना कुछ पड़ रहा है, तो इसकी जो बोन्स हैं वो हो सकता है कि वो कंप्रेस हो जाए। बोन्स क्या हो जाए बोलो? और उसकी लेंथ में कुछ क्या आ जाए बोलो? चेंज आ जाए। जैसे कि हम किसी चीज पे अगर फोर्स लगाएंगे तो खिंच भी सकती है और फोर्स लगाएंगे तो दब भी सकती है। तो होता क्या है ना, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं एक बार, फिर कहानी समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे, और बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। बस ये पढ़ने में मुश्किल लगेगा, देखने में मुश्किल लगेगा, करते वक्त तुम देखना कितना आसानी से आंसर आएगा। कहता है कि एक ह्यूमन पिरामिड है इन ए सर्कस, the entire weight of the balance group is supported by the legs of the performer who is lying on his back। ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ना, ये इस आदमी के पैरों पर सपोर्ट करा गया भाई, जो कि अपनी बैक के बल लेटा हुआ है। क्लियर होता है कि नहीं होता? आगे क्या कहानी बोलता है? The combined mass of all the person performing the act, the tables, the plates, etc. is 280 kg। इस पूरे सेटअप का जो मास है वो कितना है बोलो? इस पूरे सेटअप का जो मास है वो है 280 kg, पूरे सेटअप का। लेकिन इस 280 kg में ध्यान रखना कि 60 kg तो इस आदमी का ही है। आगे वो बोलता है क्वेश्चन में, कहता है द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60 kg। इसका खुद का मास बोलो कितना है? 60 kg। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 280 तो ऐसे है कि 60 kg इसका है और 220 kg ऊपर वालों का है, तब जाके मिला के बोलो कितना है। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे कि इसके पैरों पर कितना मास रखा हुआ है, तो जो वजन इसके पैरों पे है वो तो 220 है। 280 नहीं लेंगे, कितना लेंगे बोलो? 220। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला है कि 280 दोनों का कंबाइंड मास है। तो 60 kg माइनस कर दो, 220 kg इसके पैरों पे वजन पड़ रहा है, इसके पैरों पे। आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या बोल रहा है? ईच थाई बोन, जिसको हम फीमर भी बोल सकते हैं, ऑफ दिस परफॉर्मर हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। इसकी जो थाई बोन है उसकी लेंथ बोलो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। मीटर में करूंगा तो 0.5 मीटर। समझिएगा बच्चों, इसकी जो बॉन्स है ना उसको ऐसे समझिए जैसे बॉन्स ना ऐसे वायर्स की तरह एक तरीके से समझिएगा। ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, और इस पूरे की पूरी बॉन्स पे इसका पूरा का पूरा ढांचा टिका पड़ा है भाई। और एक चीज और क्वेश्चन में दी है जो मैंने लिखी नहीं बच्चों, यहां पर वो दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ बोन। यंग्स मॉडुलस ऑफ बोन्स, हमारी जो हड्डी होती है बेसिकली, उसका भी यंग्स मॉडुलस होता है कि वो कितने तक लोड को झेल सकता है। सो कितना दिया हुआ है यहां पर? वो वैल्यू है 9.4 इंटू में 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लास सही है, उसका यंग्स मॉडुलस दिया। क्वेश्चन पढ़ो क्या है? ईच थाई बोन ऑफ दिस परफॉर्मर हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। रेडियस बोलो कितना है बच्चों? यानी बोलो कितना? 0.02 सेंटीमीटर। कुछ कहेंगे सर इतनी पतली हड्डी किसकी है? अरे भैया हड्डी बहुत, हाँ समझो मेरी बात, 0.02 मीटर। 2 सेंटीमीटर कितना होता है? लगभग इतना होगा 2 सेंटीमीटर, समझिएगा। अरे यार 2 सेंटीमीटर इतना ही होगा, इतना ही होगा, लगभग इतना ही। वो एक्चुअली में इफेक्टिव रेडियस बोल रहा है। मैं इफेक्टिव रेडियस का मतलब बताया तो क्या है? एक्चुअली में जो हमारे पैरों की हड्डी है ना, वो हड्डी बिल्कुल ऐसी तो होगी नहीं, समझो मेरी बात को, कि बिल्कुल सीधी ऐसी। किसकी सीधी हड्डी होगी? बिल्कुल ऐसे तो नहीं होती है। कैसी होगी बताओ जरा? कहीं से थोड़ी सी पतली होगी, कहीं से थोड़ी सी फिर क्या होगी? मोटी होगी, फिर ऐसे ऐसे होगी। तो वो आपको पता है क्या बता रहा है? इफेक्टिव रेडियस मतलब कि जो बिल्कुल पूरे में यूनिफॉर्म है। इफेक्टिव रेडियस बोलो कितना है? 2 सेंटीमीटर। और ऐसे मत नापने लग जाना घर पे जाके कि मैं अपने पैरों को नाप के देखता हूं मेरी कितनी है भाई। तो हड्डी की बात कर रहा है, आपका तो मांस भी आ गया ना ऊपर से। नहीं समझे मेरी बात को? कहीं तुम सोचो कि प्रैक्टिकली आदमी की पैरों की हड्डी सिर्फ 2 सेंटीमीटर रेडियस की, ये कैसे हो गया? समझ रहे हैं बात को? तो प्रैक्टिकली बहुत अंदर की चीज की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्लास प्लीज। शायद आपको समझ में आ रहा है, रेडियस दिया हुआ है एरिया के लिए, ओरिजिनल लेंथ दी हुई है। आपको पता है कि बाद में देखना पड़ेगा कितना उसमें कंप्रेशन है, तो वो एल दिया हुआ है और डेल्टा एल वो कुछ पूछने वाला है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। इस एक्स्ट्रा लोड के उसमें ये जो थाई बोन्स है वो कितनी कंप्रेस्ड होंगी, मतलब कितना चेंज आएगा बोलो किसमें? लेंथ में, अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बोलो? यंग्स मॉडुलस कितना? तो गाइस मुझे एक छोटी सी बात का आपसे जवाब चाहिए। आप जानते हो कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? क्लास सुनिएगा। यंग्स मॉडुलस होता है F बाय में A। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अभी सिचुएशन में करना क्या है, पता नहीं क्या चीज पूछ रही है।
लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत आसान है, बस ढंग से अब जो लाइनें बोलूंगा वो सुनना। सिनेरियो ये है कि इस आदमी के दोनों पैरों पर ना ये पूरा 220 केजी का वजन टंगा हुआ है, और कहीं ना कहीं 220 केजी का जो वजन है उसके ये दो पैर जो है वो संभाल रहे हैं, मतलब इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स अभी निकाल लेंगे कितना लग रहा है, बड़ा आसान है। 220 केजी कितना फोर्स लगाएगा बताना जल्दी से। 220 केजी कितना फोर्स इसके पैरों पे लगा रहा है सर? m इंटू जी कर दो, और m इंटू जी कर दो, कितना आ जाएगा? 2200 न्यूटन। तो 2200 न्यूटन का इसका फोर्स इसके पैरों पे है। फोर्स पता लग गया? इन पैरों की जो हड्डियां उनका एरिया पता है? फोर्स पता है? फोर्स पता लग गया? लग गया सर। एरिया पता लग गया? पाई स्क्वायर है। लेंथ पता है? यंग्स मॉडुलस पता है? डेल्टा एल नहीं आएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो गलती कर जाओगे आप लोग इस क्वेश्चन में। ये सब कुछ ठीक है, अब आ गया डेल्टा एल, आ जाएगा बच्चों। लेकिन बात यह है कि हम देखना चाह रहे हैं कि एक थाई बोन में कितना चेंज आएगा, ऐसे दूसरी थाई बोन में कितना चेंज आएगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या एक थाई बोन पे पूरा 220 का लोड है? जरा बताना जरा। लोड ऑन परफॉर्मर, लोड ऑन परफॉर्मर कितना है बताओ जरा। m इंटू जी, बोलो कितना? 220 इंटू 10, बोलो कितना? बट 2200 न्यूटन डिवाइड होगा 1100 न्यूटन इस पैर पे और 1100 न्यूटन, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एक पैर के ऊपर कितना लोड है बताओ जरा? 1100 न्यूटन। 2200 न्यूटन नहीं है भाई, समझ नहीं पा रहे सर। टोटल 2200 न्यूटन। हम बोलेंगे लोड ऑन वन थाई बोन, लोड ऑन वन थाई बोन, बोलो कितना आएगा? बोलो 1100 न्यूटन का लोड है एक थाई बोन पे। फोर्स आ गया भाई? अरे नहीं आ रही बात समझ में। जब इतना लोड है तो कितना का कंप्रेशन आएगा, कितने का कंप्रेशन आएगा, वो कैसे निकलेगा भाई? इस फॉर्मूले से निकलेगा भाई। नहीं आ रहा ना मेरी बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? इस थाई बोन पे फोर्स कितना है वो पता है, इस थाई बोन की ओरिजिनल लेंथ कितनी है वो पता है, इस थाई बोन का एरिया कितना है वो पता है, थाई बोन का यंग्स मॉडुलस कितना है वो पता है। तो क्या डेल्टा एल निकाल लेंगे? समझो तो सही इस बात को। अरे मैं नहीं आ रहा समझ में, क्या इसमें मुश्किल आ रही है? आप मुझे बताओ जरा, है भाई कुछ मुश्किल आई तो मुझे बताओ जरा। जो चेंज इन लेंथ आएगा वो कितना आएगा बोलो? एफ एल अपॉन में ए वाई। एफ एल अपॉन में कितना बोलो? तो मुझे बताओ फोर्स कितना लगा बोलो? सबसे जरूरी चीज थी 1100 निकालना, क्योंकि 1100 भी ही गड़बड़ करने वाला बच्चा। वो पहली बात गलती करेगा 280 केजी का मास लेके, लेकिन 280 केजी का उसके ऊपर लोड नहीं है। 60 केजी तो खुद का है ना, लोड कितने का? 220 केजी का। अब 220 केजी की वजह से कितना फोर्स उसके पैरों पे लगेगा? 2200 न्यूटन का। लेकिन एक पैर पे कितना लगेगा? 1100 का। तो हर एक पैर पे 1100 लगेगा। तो मैं एक पैर पे निकाल लो कितना कंप्रेशन आ रहा है। उसने बोला ना हर थाई पे, ईच थाई पे कितना लगेगा, तो मैं एक थाई का निकाल लूंगा, दूसरे थाई पे भी उतना ही होगा। तो मैंने कहा एक थाई पर कितने का फोर्स है? 1100 न्यूटन का। तो फोर्स हुआ 1100 न्यूटन। ओरिजिनल लेंथ पता है, ओरिजिनल उसका रेडियस पता है। नहीं आ रही बात समझ में मानसी? और हमें उसका यंग्स मॉडुलस पता है। तो बोलो चेंज निकालने में क्या दिक्कत है? अभी तुम पिछले क्वेश्चन कर क्या रहे हो? एक बार जरा मुझे बताना, पिछले क्वेश्चन में क्या रहे थे? तुम्हें फोर्स पता था कितना लग रहा है, तुम्हें पता था कि कितने रेडियस वाली वायर पे लग रहा है, तुम्हें पता था कितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ है, बस चेंज निकाल रहे तुम। अभी भी तो यही कर रहे हो कि तुम्हें पता है कि उसके ऊपर फोर्स कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, अब कितना चेंज होगा ये मैं निकाल लूंगा उसके द्वारा। तो यहां पर मैंने क्या बोला? डेल्टा एल कितना आएगा? फोर्स कितना बोलो? 1100। लेंथ कितनी बोलो? 0.5। एरिया बोलो कितना? पाई आर स्क्वायर। आर बोलो कितना? 0.02 का स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस कितना बोलो? 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9। द चेंज इन द लेंथ मैं निकाल देता हूं। यहां पर कितना आ रहा है इसमें देख लेते हैं। ये आ रहा है बच्चों 4.55 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। बच्चों अब तुम कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रही वैल्यू, एक बार मीटर में कर लो इसको। मीटर में बताओ कितनी आएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में आ जाएगी। अगर मैं लिखना चाहूं तो पता कितनी आएगी? 0.00455 सेंटीमीटर। मतलब कि इतने सेंटीमीटर की उसकी जो बोन्स है ना वो कंप्रेस कर जाएंगी ड्यूरिंग दिस लोड। और ये देखो वैल्यू कितनी है? 0.00455। इसको ना उसे समझाने की भी कोशिश करी कि अगर उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर ओरिजिनल थी और इतने का चेंज आया तो ये चेंज मात्र कितने प्रतिशत है? 0.0091%। मतलब 1% भी हमारी बोन कंप्रेस नहीं होती इतने बड़े लोड पे। 1% भी बोन कंप्रेस नहीं होती। 1% का मतलब समझ रहे हो? 1% जितना भी कंप्रेस नहीं होगी। जैसे 50 सेंटीमीटर का 1% होगा 0.5। ऐसा समझ में नहीं आ रहा। कंप्रेस होगी, हाँ वो एक अंडर द इलास्टिक लिमिट टूट सकती है वो। लेकिन अरे क्लास प्लीज भाई मेरी बात सुनो, वो तो उसकी इलास्टिक लिमिट पर डिपेंड करता है ना। तुम मुझे ये बताओ भाई, बहुत हाई स्ट्रेस पर भी बहुत ही कम स्ट्रेन इसके अंदर पैदा होता है, तो बोन्स का भी यंग्स मॉडुलस काफी अच्छा खासा होता है। देख लीजिए बहुत हाई वैल्यू रख रहा है यंग्स मॉडुलस। मेरा मेन मकसद था कि आपको यंग्स मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाए आज की क्लास में। और वो क्वेश्चन कैसे करने हैं? तो मेरे को तो एक बात समझ में आती है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोलो क्या है क्लास? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल
अब भाई वो कुछ नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, इन 5 चीजों में से 4 चीजें देखिए, एक चीज की बार बार डिमांड करेगा आपसे, बस यही तो कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? चाहे तुम इस क्वेश्चन को देख लो जो तुम बहुत कॉम्प्लेक्स समझ रहे थे, कॉम्प्लेक्स था क्या बताओ क्वेश्चन? अब यही दिक्कत है, हमने अगर ये ना करा हो तो पेपर में नहीं होगा, ये गारंटीड नहीं होने वाला था पेपर में तुमसे, अगर तुम घर से करके ना गए हो। लेकिन अगर घर पे कर रखा हो, एक बार क्लास में कर रखा हो क्वेश्चन, अब बन जाएगा नहीं बन जाएगा। बस ये टाइम का खेल है कि कितने क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें थ्रू आउट द ईयर समय मिल जाएगा, उतना बढ़िया आपका पेपर जाएगा। सारा खेल इस बात पे। तो तुम मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? इसके बाद मुझे बताओ जरा, ये वाला भी आसानी है, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद बताओ जरा, ये वाला भी समझ में आएगा, डबल स्ट्रेच करेंगे। अच्छा चलो जल्दी से आंसर करना। क्वेश्चन है मेरा, एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ का 4 गुना कर दिया। कितना कर दिया बोलो? बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा? 4 गुना कर दिया है। 3 0 तेरे को तो भाई किसी दिन उल्टा लटकाना पड़ेगा। 3 भाई 4 गुना कर दिया उसकी लेंथ का, कितना स्ट्रेन आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 3, क्योंकि अगर 4 गुना करा तो कितना लेंथ बढ़ा? 3, मतलब L से 4L कर दिया तो कितनी चेंज आया? 3L का। 3L का चेंज आया तो 3L ऊपर, नीचे L कट के 3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे फंसाएगा आपके साथ, डबल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे बोलेगा एक लेंथ को हमने उसकी लेंथ का 5 गुना कर दिया, एक वायर को हमने उसकी लेंथ का 5 गुना कर दिया, बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना? 4। नहीं है बात समझ में? बोलेगा 5 गुना, ऑप्शन में भी देगा 5, लेकिन आंसर है 4, क्योंकि जब 5 गुना करेगा तो बढ़ाया कितना? 4 गुना, मतलब 5 गुना उसने करा है उसको, लेकिन जो चेंज आया है वो 4L का आया होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? अच्छा क्लास प्लीज, ये वाला भी क्लियर ही था, लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच जाता है, वो तो आज नहीं हो पाया। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, सारे बच्चे बातें करने की जरूरत नहीं है और उठने की जरूरत नहीं है भाई, छुट्टी नहीं हुई है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को, शिवम, नितिन, पहले स्ट्रेन बताए थे और तीनों तरह के स्ट्रेन आपको आने चाहिए भाई। क्लास अटेंड नहीं करिए, पिछली क्लासेस अटेंड करिए। स्ट्रेस बताया, तीनों तरह का बोलो क्या आना चाहिए? स्ट्रेस आना चाहिए। फिर मैंने तुम लोगों को मॉड्यूलस ऑफ, और ये भी कितने तरह की है बोलो? कौन कौन सी? यंग्स, बल्क और शेयर। और बस ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें आज यंग्स के लिए करा रहा हूं ना, सब कुछ अप्लाई किसके लिए भी होगा? बल्क के लिए भी। अरे यार क्या फर्क आ जाएगा बल्क के केस में? बल्क के केस में क्या आ जाएगा? वही F/A, बस नीचे आ जाएगा डेल्टा V/V। सेम चीजें कैलकुलेट होंगी, ऐसे ही कैलकुलेट होंगी, बस इसमें चेंज इन लेंथ पूछता है, उसमें चेंज इन वॉल्यूम पूछता है। नहीं आया समझ में? तो ये तीनों चीजों की जो क्लास है ना, ये अच्छे से अटेंड कर लीजिए, इनका मतलब समझ लीजिए कि हाई यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है, हाई बल्क मॉडुलस का मतलब क्या है, मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी। और जो आज न्यूमेरिकल्स करवाएं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, जितना भी अब तक कराए चैप्टर में क्लियर है। एक क्लास और मान के चलेगी, लगेगी, और तब जाके पूरा हो पाएगा। प्रेम एक बार ये बंद करना, उठना मत, कल की क्लास का बताऊंगा।